प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे और आज की क्लास को करने के लिए तैयार होंगे। गुड इवनिंग सुरजीत कुमार, गुड इवनिंग नूर हसन जी, सादर प्रणाम धर्मेंद्र कुमार, रूबी पांडे गुड इवनिंग, रोशनी जी गुड इवनिंग, मंजू जी जय श्री महाकाल। बच्चों आप सभी का स्वागत है, सादर प्रणाम स्वीकार किया शिवम जी आपका। तो बताइए बच्चों, वीकेंड पे आपने क्या किया? आज मंडे है, 2 दिन हमारी क्लास ऑफ थी, तो आपने सैटरडे और संडे में क्या किया? एम लक्ष्मीकांत बुक में से कुछ पढ़ा, या कि क्लासेस दोबारा देखी, या कि आपने नोट्स रिवाइज किए जो पीडीएफ की फॉर्म में आपको मिल जाते हैं क्लास के बाद? गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आज भी। रोज़ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होती है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बताइए आपने क्या किया, क्या दोहराया, क्या आपने लिख के देखा वीकेंड पर? क्लासेस दोबारा देखी शिवांगी? वेरी गुड वेरी गुड। रिवीजन किया नूर हसन जी? बुक को पढ़ा अमन सोनकर? वेरी गुड। रिवीजन अनुराधा, शिवम जी। एनसीईआरटी क्लास ली? वेरी गुड। रिवीजन किया आकाश? ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने पढ़ाई करी होगी सैटरडे और संडे में, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी सिंसियर बच्चे हो, सफल होना चाहते हो और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। ये बात आपको अब बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। इस चैप्टर में काफ़ी सारा कंटेंट था, लास्ट क्लास में भी हमने इसी को पढ़ा था, लेकिन हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लास्ट क्लास में हमने संविधान की 10 विशेषताएं देखी थी, 10। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत बुक के हिसाब से अभी 7 विशेषताएं और हैं जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इसी अध्याय में भारत के संविधान की कुछ आलोचना दी गई है, कुछ आधारों पर कुछ लोगों ने आलोचना करी है, तो उसको देखेंगे हम, आलोचना को, क्रिटिसिज्म को। मुकेश राज जी गुड इवनिंग, धर्मेंद्र जी, पूजा, निकिता गुड इवनिंग, सभी बच्चों का वेलकम है। तो कुल मिलाकर आज संविधान की विशेषताएं जो हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 है, यानी पार्ट 2। और टोटल जो हमारी क्लास है ये आज 16वीं क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सर वॉइस कम आ रही है, वॉइस के लिए मैं थोड़ा और नज़दीक ले आता हूँ इसको। उम्मीद है अब बेहतर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की 10 विशेषताएं, यानी 10 फीचर्स हम लोग देख चुके हैं। 11वीं से आज हम स्टार्ट करते हैं। 11वीं जो फीचर है, विशेषता है भारत के संविधान की, वो है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि भारत का समाज जो है वो एक बहुत ही डीपली रिलीजियस सोसाइटी है। धार्मिक रूप से काफी आस्था विश्वासों से भरा हुआ समाज है हमारा। और ऐसे समाज में एक सेक्युलर स्टेट को एस्टेब्लिश करना संविधान के माध्यम से, ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था जो काफी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है बच्चों, तो 11वीं जो विशेषता है वो है सेक्युलर स्टेट को एस्टेब्लिश करना संविधान के माध्यम से भारतीय समाज में, भारतीय पॉलिटी में। ठीक है बच्चों, कैसे हम सेक्युलर हैं इसको देख लेते हैं एक बार। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब कैसे है वो देखेंगे। कैसे है, इसका पहला पॉइंट तो यही है कि भारत का कोई आधिकारिक एक धर्म नहीं है।
भारत राज्य जो है, इंडियन स्टेट, उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ऑफिशियल रिलीजियन नहीं है, कोई एक ऐसा धर्म नहीं है जिसे संविधान के माध्यम से कुछ विशेष दर्जा देके स्थापित किया गया हो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ऐसा कोई धर्म नहीं है। भारत राज्य का कोई आधिकारिक ऑफिशियल धर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी कि 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना जो थी उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, यानी सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था। ये बात आप जानते हैं। तो वर्तमान स्थिति ये है कि 1976 42वां संविधान संशोधन के बाद भारत की जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उसमें भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 1976 से पहले जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ नहीं था, उन परिस्थितियों में भारत किसी भी सेंस में कम धर्मनिरपेक्ष था। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है उसी दिन से उतना ही धर्मनिरपेक्ष है जितना इस शब्द के जोड़े जाने के बाद हुआ है। ठीक है बच्चों, 1976 से पहले ही आप जानते हो कि 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका था। यानी प्रस्तावना में 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने से पहले ही 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आ चुका था और उस फैसले में भारत के संविधान की मौलिक संरचना के संबंध में निर्णय दिया गया था और यह भी कहा गया था कि भारत के संविधान का जो धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। यानी संसद जो है भारत के, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है किसी भी भाग में, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करे। ठीक है बच्चों, यानी भारत के संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है और ये बात जो है 1973 के केशवानंद भारती मामले के बाद से बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद एक मामला और आया 1975 में, 1975 में, जिसे कहा जाता है इंदिरा गांधी केस या निर्वाचन केस। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। ठीक है बच्चों, यानी संविधान में लिखित रूप से और उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से ये बात पूरी तरह से एस्टेब्लिश है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो भारत के संविधान में पूरी तरह से एस्टेब्लिश है, स्थापित है। भारत के संविधान का जो कैरेक्टर है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है भारत का संविधान। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे संविधान में ऐसा क्या है जो हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। ठीक है बच्चों, प्रस्तावना में देख लेते हैं। प्रस्तावना में ही प्रत्येक नागरिक को आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। आस्था, पूजा अर्चना और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप, या ऐसा कह सकते हैं कि लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो ये तीनों चीजें दी गई हैं प्रस्तावना में ही। तो इन तीनों को अगर आप देखोगे
तो ये भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की दिशा में लेकर जाने वाली हैं, जा चुकी हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में अगर आए, यानी भारत के संविधान के भाग 3 में आए और फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर एक बार देखें इस दृष्टिकोण से कि उसमें ऐसा क्या है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। तो अगर आप समानता के मौलिक अधिकार देखेंगे, समानता के मौलिक अधिकार, तो उनमें आपको मिलेगा आर्टिकल 14। क्या कहता है आर्टिकल 14? कानून के समक्ष समानता और कानून के द्वारा समान संरक्षण। भारत के जो सभी नागरिक हैं वो कानून के समक्ष समान होंगे और कानून के द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव का इनफैक्ट निषेध किया गया है किसी भी आधार पर। तो आर्टिकल 14 जो है वो भी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में आकर देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा किसी भी आधार पर, जिन आधारों में धर्म भी शामिल है। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 15 भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता है। मैं आपके प्रश्न एक बार देख लेता हूं। सर, इज इट पॉसिबल टू, सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा? सर आपकी और क्लास कहाँ मिलेंगी? मोनिका जी, मेरी क्लासेस इसी चैनल पर मिलेंगी और द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पार्ट का एनालिसिस करने के लिए क्लासेस शुरू हुई हैं आज से ही। उम्मीद है आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल यानी संपादकीय पार्ट का एनालिसिस करने के लिए सिविल सेवाओं के दृष्टिकोण से, सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से आज से ही क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और वे क्लासेस होती है शाम को 5 बजे RWA सिविल सर्विसेज चैनल पर, शाम को 5 बजे 1 घंटे के लिए, 5 से 6 के बीच में। ठीक है बच्चों, उनको आप अटेंड कर सकते हो अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट रखते हो सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में चेंज करना पॉसिबल नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी 13 जजों की संविधान पीठ से कोई बड़ी पीठ बैठे वो ही कर सकती है। ठीक है, केशवानंद भारती के केस में 13 न्यायाधीश बैठे थे, तो 13 न्यायाधीशों से बड़ी कोई संविधान पीठ बैठे यानी मिनिमम 15 न्यायाधीशों की, और वो इसको चेंज करे तब जाके चेंज हो सकती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसके अलावा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 को देख लेते हैं। आर्टिकल 16 जो कहता है कि सरकारी नौकरियों के मामले में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जिसमें धर्म भी शामिल है, यानी धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव का निषेध किया गया है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में। ठीक है बच्चों, तो ये जो आर्टिकल है ये भी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत है, इस संदर्भ में और क्या क्या प्रावधान है भारत के संविधान में वो देख लेते हैं। ये तो स्पेसिफिकली विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता का ही अधिकार देते हैं, आप जानते हो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 4 आर्टिकल ऐसे हैं हमारे संविधान में, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 25 जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, अपने धर्म को मानने की, पूजा पाठ करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25।
आर्टिकल 26 जो है वो ये कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 27 भी इसी तरह बात करता है कि किसी को भी किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए अगर किसी पर टैक्स लगाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति उस टैक्स को देने के लिए बाध्य नहीं है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 27 कहता है। इसी तरह आर्टिकल 28 है जो धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 आर्टिकल और ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों का ये समूह, ये तो स्पेसिफिकली यानी विशेष रूप से धर्म की स्वतंत्रता की ही बात करते हैं, यानी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी भारत के किसी भी भाग में रहता हो उसको अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक हो या कि वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो, उनको शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 30 कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को भी और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को भी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आर्टिकल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको? शिखा वर्मा जी कह रही हैं आर्टिकल 28 में क्या है। ठीक है, वेरी गुड शिखा वर्मा जी, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भारत के संविधान के भाग 4 और उसमें देखते हैं क्या है। भाग 4 में यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, उसमें अगर आप आर्टिकल देखेंगे 44, आर्टिकल 44, तो वहां पे बात की गई है समान नागरिक संहिता की यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की। ठीक है बच्चों, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें कहा गया है कि राज्य जो है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की स्थापना करेगा। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में आर्टिकल 44 में कहा गया है। समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि पर्सनल मैटर्स में या कि सिविल मैटर्स में कहें, सिविल मैटर्स में भी पर्सनल मैटर्स में सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होंगे। एक कानून या कानूनों का समूह जो सभी नागरिकों के लिए समान होगा, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में लागू होगा और वो पर्सनल मैटर्स में डील करेगा, यानी कि विवाह संबंधी मामले, तलाक संबंधी मामले, गोद लेने संबंधी मामले, इसके अलावा विरासत में संपत्ति मिलना उससे संबंधित मामले। तो ये समान नागरिक संहिता जो है ऐसे मामलों से, पर्सनल मैटर्स से संबंधित है। तो भारत राज्य यानी इंडियन स्टेट को कहा गया है आर्टिकल 44 के अंतर्गत कि वो इसको स्थापित करने का प्रयास करेगा, लाने का प्रयास करेगा ऐसी संहिता। संहिता माने कोड, कोड यानी या तो एक कानून या कानूनों का एक समूह। ठीक है बच्चों, तो ये काफी सारे आपने आर्टिकल देखे, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में भी देखे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर में भी देखे। कई अनुच्छेद हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। ठीक है बच्चों,
अब एक और कॉन्सेप्ट है, उसे शॉर्ट में देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म, इसमें भारतीय जो संकल्पना है वो अलग है। किससे? यूरोपीय संकल्पना से। यूरोपीय संकल्पना से यूरोप में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा लागू होती है, भारत में सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा लागू होती है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों। यूरोपीय संकल्पना जो है उसे कहा जाता है नकारात्मक सिद्धांत, और भारत में धर्मनिरपेक्षता की जो संकल्पना लागू है उसे कहा जाता है सकारात्मक सिद्धांत यानी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये हो गया निगेटिव कॉन्सेप्ट। यूरोपीय संकल्पना को नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें राज्य का धर्म से पूर्ण रूप से अलगाव होता है, यानी राज्य अलग और धर्म अलग पूरी तरह से। राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, दूरी बना के रखता है धार्मिक मामलों से। ठीक है बच्चों। भारत में ऐसा नहीं है। भारत की परिभाषा जो है धर्मनिरपेक्षता की वो दूसरी है। उसमें ऐसा है कि राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है बिल्कुल बराबरी से, और सभी धर्मों को सुरक्षा देता है बिल्कुल बराबरी से। ठीक है बच्चों। सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों को समान रूप से सुरक्षा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। इसमें राज्य यानी स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हुए। यूरोप की जो कॉन्सेप्ट है वो नकारात्मक संकल्पना है, नकारात्मक सिद्धांत है। उसमें राज्य को कुछ भी करने से मना कर दिया जाता है। राज्य को कहा जाता है कि आप डिस्टेंस बनाइए धर्म से। ठीक है बच्चों। और धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विविधता यूरोप में नहीं थी। जिस टाइम वहां के सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वहां पे क्रिश्चियनिटी ही थी। लेकिन हमारी जो सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म एक साथ अस्तित्व में हैं। तो हमारे देश में हमारी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करके ढाल के ये कॉन्सेप्ट विकसित हुआ है धर्मनिरपेक्षता का। उसकी भारतीय संकल्पना जो सकारात्मक सिद्धांत है, जो भारत के संविधान के माध्यम से लागू होती है। ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हुई आपको? भारत के संविधान की 11वीं विशेषता हम लोगों ने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। 12वीं विशेषता देख लेते हैं भारत के संविधान की। 12वीं विशेषता वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप सभी जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में लागू होता है। यानी जहां पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें भागीदारी होती है नागरिकों की। तो लोकसभा चुनाव में और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो लागू होता है। ठीक है बच्चों। पहले मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, यानी 21 ईयर्स। लेकिन 61वां संविधान संशोधन करके, 61वां संविधान संशोधन करके मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा दी गई और उसको कर दिया गया 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटाकर जो है कर दी गई 18 वर्ष। ठीक है बच्चों। वर्तमान में 18 वर्ष की आयु कंप्लीट करते ही भारत का कोई भी नागरिक जो है वो मतदान कर सकता है। अब देख लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण था ये फैसला जब ये लागू किया गया। यानी भारत में जो पहले लोकसभा चुनाव हुए थे उसी समय से ये लागू है 21 वर्ष की आयु के साथ। तो कितना महत्वपूर्ण था ये कि एक देश जिसकी जनसंख्या इतनी अधिक हो, 1947 में भी या कहें कि 1950 में भी भारत की जनसंख्या दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। गरीबी बहुत ज्यादा थी उस समय, सामाजिक असमानता संस्थागत थी, समाज में असमानता थी, ऊंच नीच थी। ठीक है बच्चों। निरक्षरता बहुत ज्यादा थी, पढ़े लिखे लोग तो बहुत ही कम होते थे, साक्षर भी नहीं होते थे। एजुकेटेड तो छोड़ दीजिए, साक्षर भी नहीं होते थे। मैक्सिमम जो पब्लिक थी वो निरक्षर थी। इसके अलावा
भारत एक नया देश था, नया नया आज़ाद हुआ था, उसके पास तमाम तरह के संसाधनों की कमी थी। मानव संसाधनों की भी कमी थी, योग्य कार्यकुशल मानव संसाधनों की, इसके अलावा वित्तीय संसाधनों की भी कमी थी, कई सारी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं थी। तो ऐसे में प्रशासनिक सीमाएं भी बहुत ज़्यादा थी, निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी, सामाजिक असमानता की स्थिति थी, गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर थी, जनसंख्या बहुत विशाल थी। ऐसे समाज में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करना एक बहुत ही साहसिक और सराहनीय प्रयोग था। सराहनीय इसलिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था, इसने डेमोक्रेसी को डीपन किया, वाइडन किया। एक इतना बड़ा देश जिसकी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ पे सबको वोटिंग का राइट दिया गया, तो ये बहुत अपने आप में सराहनीय कदम है। और साहसिक इसलिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में इसको लागू किया गया, जहाँ पे बड़े से बड़े संवैधानिक विशेषज्ञों और राजनीतिक पंडितों ने ये कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ही सक्सेसफुल नहीं होगा पहले तो, फिर इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी, फिर निरक्षर लोगों को मताधिकार देना तो एकदम मतलब कामयाब होगा ही नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें उस समय की जाती थी विशेषज्ञों के द्वारा। तो ऐसे समय में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देना एक बहुत ही साहसिक यानी करेजियस यानी कि डेयरिंग एक्शन था। ठीक है बच्चों, इसके क्या लाभ और क्या परिणाम हुए ये देख लेते हैं। इसके क्या लाभ और क्या परिणाम हुए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लाभ और इसके परिणाम। इससे एक तो ये हुआ कि लोकतंत्र का प्रसार हुआ, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई। इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई, तो उससे वैश्विक स्तर पर भी देखें, वर्ल्ड के मैप में भी अगर देखें, तो लोकतंत्र का प्रसार एक तरह से हुआ। इसके अलावा एक व्यक्ति एक वोट का जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया, उससे समानता का आदर्श एस्टेब्लिश हुआ, यानी आइडियल ऑफ इक्वालिटी, आइडियल ऑफ इक्वालिटी एस्टेब्लिश हुआ। एक ऐसे समाज में जहां काफी सामाजिक असमानताएं थी, भेदभाव था परंपरागत रूप से, तो ऐसे में इक्वालिटी का जो आइडियल है वो एस्टेब्लिश हुआ। ये अपने आप में बड़ी बात है। समाज के जो वर्ग परंपरागत रूप से ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनको भी एक वोट मिला, और जिनको सामाजिक रूप से अगड़े माना जाता था उनको भी एक ही वोट मिला। तो इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति में उसका जन्म हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको एक वोट दिया गया। तो इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुआ। इसके अलावा अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण हुआ, धर्म के आधार पर वोटिंग राइट्स में कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो अल्पसंख्यकों का भी सशक्तिकरण हुआ, वो अपने हितों को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा सकते थे। यानी इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उसमें अल्पसंख्यक जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे, मतदान कर सकते थे, ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम के अंतर्गत, यानी संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो अपनाई गई थी उसके अंतर्गत। तो अल्पसंख्यकों के लिए भी एक अच्छी बात थी, वो अपने हितों का संरक्षण कर सकते थे इस मैकेनिज्म के द्वारा। इसके अलावा कम पढ़े लिखे लोगों को भी, ऐसे लोगों को भी जिनके पास बेसिक ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं थी, ज़्यादातर हमारे देश की जनता उस समय ऐसी ही थी 1950 के आसपास, तो उन्हें वोटिंग का राइट मिला। तो ये इसने उनके सामान्य जन के स्वाभिमान में वृद्धि की, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया। ठीक है बच्चों, सामान्य जन के स्वाभिमान में वृद्धि की, उन्हें यह दिखाया कि आप भी राजनीतिक प्रक्रिया का भाग बन सकते हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप भी जनसंख्या के एक भाग के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, आप सरकार चुन सकते हो, आप अपने प्रतिनिधि चुन सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो कॉमन मैन या कॉमन वुमेन थी, उनको स्वाभिमान में वृद्धि हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम उनकी बूस्ट हुई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इंडिया में डेमोक्रेसी अपनाई गई, डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया गया। विश्व के कई विकसित देशों से पहले
भारत में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ी एक नए देश के रूप में, जिसने इतना बोल्ड और प्रोग्रेसिव स्टेप लिया, तो उससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है बच्चों। हालांकि विशेषज्ञों ने काफी डाउट रेज किए थे कि ये सिस्टम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कैसे होगा, नहीं चलेगा, कोलैप्स कर जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ा इस बात के लिए कि भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू किया। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये विशेषता आप समझ गए होंगे, भारत के संविधान की 12वीं विशेषता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता अपनाई गई है भारत में, ये भारत के संविधान की 13वीं विशेषता है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है बच्चों, सिंगल सिटीजनशिप अपनाई गई है भारत में। सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को आप तब समझोगे जब आप ये समझोगे कि डबल सिटीजनशिप भी होती है। डबल सिटीजनशिप भी होती है, कैसे होती है? जैसे अमेरिका एक संघीय राज्य है, एक फेडरल स्टेट है, तो वहां पे केंद्र के स्तर पर फेडरल गवर्नमेंट है यानी संघीय सरकार है, राज्यों के स्तर पर वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो अमेरिका में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी अमेरिका का प्रत्येक नागरिक वो अमेरिका का भी नागरिक है प्लस वो किसी राज्य का भी नागरिक होता है, और राज्य का नागरिक होने के नाते और संघीय सरकार के स्तर पर यूएसए का नागरिक होने के नाते वो डबल राइट्स एंजॉय करता है। यानी राज्य के स्तर पर नागरिक होने के कारण भी उसके कुछ अधिकार हैं, उसे कुछ सुविधाएं हैं। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट यानी यूएसए का नागरिक होने के कारण भी फेडरल गवर्नमेंट के स्तर पे उसके कुछ अधिकार हैं और उसे कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। तो ये डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है बच्चों, भारत भी एक संघीय व्यवस्था है, हालांकि उसमें कई सारी एकात्मक विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, यानी एकात्मक झुकाव वाला संघीय राज्य है भारत। तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप अपनाई गई है, ये बात महत्वपूर्ण है। सिंगल सिटीजनशिप यानी भारत का नागरिक है, किसी भी राज्य में रहे, किसी भी राज्य में जन्मा हो, वो भारत का नागरिक होगा, और पूरे भारत में कहीं भी वो चला जाए, बस जाए, उसको समान अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, जगह बदलने से भारत के अंदर अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता, राज्य बदलने से भी कोई असर नहीं पड़ता। भारत में संघीय व्यवस्था है, ये बात क्लियर है, संघीय व्यवस्था है, 2 स्तर पर सरकारें हैं, ये भी क्लियर होगा आपको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी नागरिकता जो है वो एकल है, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है बच्चों, एकल नागरिकता है यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। ठीक है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति, भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारतीय नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ये बात मैंने आपको अभी बताई। ठीक है बच्चों, अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है हमारे देश में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपको, अमेरिका से कंपैरिजन करके हम लोग देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में कितने स्टेट हैं? अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स। और अमेरिका की जो विधायिका है, संघीय विधायिका यानी यूएस कांग्रेस, उसके उच्च सदन में सीनेट, उसमें 100 सदस्य होते हैं, 100 मेंबर्स, और प्रत्येक राज्य जो है वो 2 सदस्य भेजता है, चाहे वो राज्य कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, प्रत्येक राज्य जो है 2 सदस्य भेजता है। ठीक है बच्चों,
तो यूएसए में 50 राज्य हैं। भारतीय नागरिक को पूरे देश में समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार हैं। ये बात मैं अभी अभी कर चुका हूं। समान नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफॉर्म राइट्स, ये भारत में इंप्लीमेंट हो रहा है। सिंगल सिटीजनशिप है और यूनिफॉर्म राइट्स हैं, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान राजनीतिक अधिकार, समान नागरिक अधिकार। ठीक है बच्चों, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिफॉर्म राइट्स। वही बात दूसरे शब्दों में यहां भी है कि भारतीय नागरिक वो कहीं भी जन्मे या कहीं भी रहे, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर सिंगल सिटीजनशिप और यूनिफॉर्म राइट्स, ये सिस्टम भारत में लागू है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर भारत के संविधान की 13वीं विशेषता हो गई एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 14th यानी 14वीं विशेषता देख लेते हैं, स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज या इसको इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हैं। या इसको ऑफिसेज भी बोल सकते हैं, ऑफिसेज। इंडिपेंडेंट बॉडीज या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस या इंडिपेंडेंट ऑफिसेज, यानी स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? निरपेक्ष का अर्थ होता है जिसका कोई पक्ष ना हो, पक्ष से बना है निरपेक्ष। सापेक्ष, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब पक्ष ना हो, धर्मनिरपेक्ष मतलब जो धर्म के आधार पर किसी का पक्ष ना ले। ठीक है बच्चों, शिवम गंगवार जी, धर्मनिरपेक्ष जो धर्म के आधार पर किसी का पक्ष ना ले। आगे बढ़ते हैं। आप ये जानते हैं कि कार्यपालिका होती है, भारत में है, विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन इसके साथ भी कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेज, बॉडीज हैं। ठीक है बच्चों, जो संविधान में है उनको स्वतंत्र निकाय बोला जाता है, इंडिपेंडेंट बॉडीज। ये भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है बच्चों, तो स्वतंत्र निकायों की मौजूदगी है, संविधान के माध्यम से प्रावधान है भारत के संविधान में, इनकी भारत की पॉलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अपने आप में भारत के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, इसको 14th जो है फीचर माना गया, स्वतंत्र निकाय यानी इंडिपेंडेंट बॉडीज या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस या इंडिपेंडेंट ऑफिसेज। ठीक है बच्चों, भारत के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में इनको जो है परिकल्पित किया गया है। ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं इनको भारत के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पिलर्स के रूप में परिकल्पित किया गया है, यानी सोचा गया है। जब इनको एस्टेब्लिश किया गया तो इनकी भूमिका के बारे में सोचा गया था कि ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इंपॉर्टेंट पिलर्स, स्तंभ साबित होंगे भारत के संविधान के, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के। और इन्होंने अपनी भूमिका ठीक ठाक ही निभाई है। ठीक है बच्चों, कौन कौन से इंडिपेंडेंट ऑफिसेज की बात हम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग
देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होता है। ठीक है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन। और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन जो है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भी भाग है। सुप्रीम कोर्ट एक अपने फैसले में ऐसा भी डिसीजन दे चुकी है। ठीक है बच्चों, और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कौन कराएगा? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो संवैधानिक है, संविधान उसे अथॉरिटी दे रहा है, उसकी डिटेल्स जो है वो संविधान में लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, वो है निर्वाचन आयोग। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है भारत में। इसके अलावा कैग है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसका कार्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लेखों की जांच करना। केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के लेखों की जांच करना और ये देखना कि विधायिकाओं ने जिस उद्देश्य के लिए जितना धन आवंटित किया है, क्या कार्यपालिका उसी उद्देश्य के लिए उसी धन को कार्यकुशल तरीके से खर्च कर रही है या नहीं, और इस संबंध में रिपोर्ट वगैरह बनाना। ठीक है बच्चों, तो ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये सरकारी जो पैसा होता है, पब्लिक मनी, उसका एक तरह से ध्यान रखता है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, आप सभी का प्रिय इंस्टीट्यूशन, आप सभी की उम्मीदों का केंद्र, आप सभी के सपनों का केंद्र, संघ लोक सेवा आयोग। राम राम गुरुजी, रोम रोम गुरुजी कह रहे हैं गुर्जर जी, वेलकम। ठीक है बच्चों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका कार्य है ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करना। ऑल इंडिया सर्विस जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस है, यानी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके अलावा अन्य सेवाओं के लिए भी ये रिक्रूटमेंट करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां करता है। ठीक है बच्चों, ऑल इंडिया सर्विस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस है। तो संघ लोक सेवा आयोग इसी कैटेगरी में आएगा। स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग भी एस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये तो आप जानते ही हो। ठीक है बच्चों, इसके अलावा विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से बाद में भी संविधान में कई सारे ऐसे ऑफिसेस जोड़े गए जिनकी स्वतंत्रता या स्वायत्तता का स्तर तो उतना नहीं है जितना यूपीएससी का है या कि निर्वाचन आयोग का है, लेकिन इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए इनकी भूमिका है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है बच्चों, तो इनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता का लेवल तो उतना नहीं है जितना निर्वाचन आयोग और यूपीएससी का है, लेकिन इनकी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है बच्चों, अब संविधान में इन सब निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये निकाय लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में अपनी भूमिका तभी निभा पाएंगे जब ये इंडिपेंडेंट फंक्शन कर पाएंगे, सरकार से स्वायत्त होकर कार्य कर पाएंगे, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रभाव के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होना। और इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होने के लिए इन सभी के संबंध में संविधान में अलग अलग भागों में अलग अलग अनेक प्रावधान किए गए हैं जो इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि नियुक्ति कौन करेगा, कब तक पद पर रहेंगे, पद से हटने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं,
सेवा की शर्तों में परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक पद पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, इन सभी का खर्चा जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित रहता है। तो इस तरह के जो प्रावधान होते हैं ये स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के संबंध में हो या सीएजी कैग के संबंध में हो या यूपीएससी या स्टेट पीएससी, इन सभी के संबंध में इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान दिए गए हैं इनसे संबंधित अध्यायों में। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हम संविधान आगे पढ़ेंगे, पॉलिटी आगे पढ़ेंगे, तो इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनकी इंडिपेंडेंस सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर ये विशेषता हो गई भारत के संविधान की, स्वायत्त निकाय यानी स्वतंत्र निकाय। आगे बढ़ते हैं, 15वीं विशेषता देख लेते हैं। 15वीं विशेषता क्या है? विशेषता नंबर 15 यानी 15th फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। भारत एक संघीय राज्य है, एकात्मक झुकाव वाला, ये आप जानते हैं, और किसी भी संघीय व्यवस्था में ऐसे प्रावधान नहीं पाए जाते जैसे कि भारत में है, यानी भारत के संविधान में है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति जो है वो आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन से प्रभावशाली ढंग से निपट सके, इसलिए ये जो है प्रावधान दिए गए हैं भारत के संविधान में। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में क्यों दिए गए? ताकि भारत का जो राष्ट्रपति है, यानी कार्यपालिका के सभी कार्य जिसके नाम से किए जाते हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आपातकालीन स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपट सके, इसके लिए भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो डाले गए हैं डिटेल में। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश की संप्रभुता यानी सोवरनिटी, एकता यानी कि यूनिटी, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, और सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए, अगर देश की संप्रभुता, सोवरनिटी, एकता यानी यूनिटी, और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, और सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए कभी खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन से डील कर सके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रभावशाली तरीके से, कार्यकुशल तरीके से। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपातकालीन प्रावधान है। क्या होता है आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत, ये देख लेते हैं एक बार। अगर सामान्य समय इन सभी बातों की वजह से वो आपातकाल में बदल जाए, आपातकाल की घोषणा हो जाए, तो क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है तो भारत के संविधान के अंतर्गत जो संघीय संरचना स्थापित की गई है वो एकात्मक संरचना में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, भारत के संविधान में जो संघीय संरचना दी गई है, सामान्य समय पे जो संघीय व्यवस्था के रूप में काम करता है सिस्टम, वो आपातकाल के दौरान वो एकात्मक संरचना में बदल जाता है, यानी यूनिटेरी हो जाता है, फेडरल से यूनिटेरी हो जाता है, और बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के ही ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर है आपको? ऐसा जो है बिना किसी औपचारिक संविधान के ही, संविधान संशोधन के ही हो जाता है। यानी इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर होती है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वो संघीय संरचना से एकात्मक संरचना में बदल जाता है, यानी फेडरल सिस्टम जो है वो यूनिटेरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ऐसा बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के लिए ही हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, राज्य सरकारें जो हैं, राज्य सरकारें केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, राज्य सरकारों की शक्तियां केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, और केंद्र सरकार जो है वो सर्वशक्तिमान बन जाती है, यानी समस्त शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार में आ जाती हैं, और राज्य सरकारें बस केंद्र सरकार की एजेंसी मात्र बनकर रह जाती हैं उस दौर में।
ठीक है बच्चों। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये केवल भारत में ही है, ये कहीं और नहीं पाई जाती। जो एकात्मक संवैधानिक व्यवस्था वाले देश हैं उनमें तो जरूरत ही नहीं है इस तरह की, क्योंकि वहां तो एकात्मक व्यवस्था है ही। और जो संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं यानी फेडरल सिस्टम वाले कंट्रीज हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अगर सामान्य समय बदला आपातकाल में, यानी आपातकाल की घोषणा हुई, तो संघीय संरचना एकात्मक संरचना में बदल जाती है, यानी फेडरल सिस्टम यूनिटेरी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के ही ऐसा हो जाता है। केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान बन जाती है राज्य सरकारों की तुलना में। अन्य मामलों में भी राज्य सरकारें केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था केवल भारत में है। ये भारत की विशेषता है, भारत के संविधान की विशेषता है। ठीक है बच्चों, तो ये 15वीं विशेषता हुई भारत के संविधान की, यानी 15th फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपातकालीन प्रावधान। ठीक है बच्चों, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपातकालीन प्रावधान जो है वो कितने तरह के हैं, किस अध्याय में है, या कहें कि संविधान के किस भाग में है। ठीक है बच्चों, शिवम जी, आपातकालीन प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के, जिस तरह के भारत में है, जिस रूप में भारत में है, ऐसे किसी में नहीं है। ठीक है बच्चों, सभी देशों का अपना अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरह के प्रावधान है, अलग अलग तरह की परिस्थितियां हैं। जिस तरह का सिस्टम हमारे यहाँ ये लागू है, इस तरह का सिस्टम किसी दूसरे संविधान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपातकाल के प्रकार देख लेते हैं। आपातकाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बेसिक। बाकी तो चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे। तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है बच्चों, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राज्य में आपातकाल। ठीक है बच्चों, और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होती है। 352, 352। ठीक है बच्चों, और 3 आधारों पर होती है। 3 आधारों पर, युद्ध यानी वॉर, आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है बच्चों, युद्ध, आक्रमण और आर्म्ड रिबिलियन, इन 3 आधारों पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपको? युद्ध के आधार पर यानी वॉर, आक्रमण के आधार पर, और सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबिलियन, इन तीनों आधारों पर, या इन तीनों में से किसी एक के आधार पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। क्लियर है बच्चों? राज्य में आपातकाल का मतलब है 2 अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है ये। आर्टिकल 356, ये तो आप जानते होंगे। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो फिर आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर एक और कंडीशन है जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, वो है अगर केंद्र के निर्देश मानने में विफल हो जाए राज्य की सरकार। अगर केंद्र अपनी संवैधानिक सीमाओं में रहकर जो निर्देश देता है राज्य सरकारों को, अगर राज्य सरकार उन्हें मानने से इनकार कर दे या मानने में विफल हो जाए, तो ऐसे केस में फिर आर्टिकल 365, भारत के संविधान का अनुच्छेद 365, उसके अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल आप जानते हैं, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 यानी 360 के अंतर्गत
भारत की वित्तीय स्थिरता और साख पर अगर संकट आ जाए, यानी फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट अगर भारत सरकार का खतरे में पड़ जाए, तो ऐसे केस में भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल यानी फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल यानी फिनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं आर्टिकल 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाए और क्रेडिट खतरे में पड़ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये टेबल जो है, टेबल कहें या फ्लोचार्ट कहें, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें पूरी क्लियरिटी के साथ आप समझ सकते हो। इनफैक्ट आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपकी विजुअल मेमोरी में भी सेट हो जाएगी। आप किसी ज़रूरत पड़े तो किसी मेंस के उत्तर में इस फ्लोचार्ट को बना सकते हो, एस्से में बना सकते हो, जहाँ भी रिलेवेंट हो वहाँ इसको बना सकते हो एज इट इज़। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों आपको? घनश्याम जी, अभी अगर आप क्लास रेगुलरली नहीं ले पा रहे हैं तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। ये क्लासेस, ये प्लेलिस्ट तो है जो है ओपन है, बिल्कुल हमेशा आपको अवेलेबल रहेगी RWA सिविल सर्विसेज चैनल पर, यूट्यूब पर हमेशा एक्सेसिबल रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 16वीं विशेषता देख लेते हैं, त्रिस्तरीय सरकार, यानी 3 स्तरों पर सरकारें, सरकार के 3 स्तर, यानी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल लेवल पे सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, यानी पंचायतें और नगर पालिकाएं। ठीक है बच्चों, तो ये जो त्रिस्तरीय सरकार है ये भी एक यूनिक फीचर है भारत के संविधान की और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। आप जानते हैं कि संघ और राज्य स्तरीय सरकारें तो प्रारंभ से ही थी। ठीक है बच्चों, संघ स्तर की सरकार और राज्य स्तरीय सरकारें तो संविधान जब लागू हुआ तभी से अस्तित्व में थी, ऑपरेट कर रही थी। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सरकार का तीसरा स्तर जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं जोड़ी गई, नगर पालिका के स्तर पर स्वशासी संस्थाएं जो हैं वो जोड़ी गई, यानी पंचायतों को और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को, स्वशासी संस्थाओं को। ठीक है बच्चों, पहले भी भारत में स्वशासी संस्थाएं अस्तित्व में थी, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और उनको यूनिफॉर्मिटी एस्टेब्लिश करी गई। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई, और इसके माध्यम से पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था इंप्लीमेंट करी गई, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है बच्चों, पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की, 3 स्तर, यानी एक स्तर नीचे, फिर एक मिडिल लेवल और एक अपर लेवल। ठीक है बच्चों, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद जो है मध्यवर्ती पंचायत यानी ब्लॉक के स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत, और उसके बाद जनपद के स्तर पे जनपद पंचायत या जिला पंचायत। ठीक है बच्चों, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई और पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो एस्टेब्लिश करी गई। पहला स्तर यानी सबसे नीचे वाला स्तर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत यानी जनपद पंचायत। ठीक है बच्चों, उसके बाद 74वां संविधान संशोधन किया गया। 74वां संविधान संशोधन किया गया तो यहाँ पे भाग 9 कै जोड़ा गया, भाग 9 कै भारत के संविधान में, और अनुसूची जोड़ी गई 12 नंबर, अनुसूची 12 जोड़ी गई। ठीक है बच्चों,
इसके माध्यम से नगरपालिकाओं की व्यवस्था की गई, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या व्यवस्था की गई? नगरपालिकाओं की त्रिश्रेणी व्यवस्था। त्रिश्रेणी व्यवस्था यानी 3 तरह की नगरपालिकाएं एस्टेब्लिश की गई, 3 श्रेणियों में विभाजित नगरपालिकाएं जो है वो एस्टेब्लिश की गई। ये बात ध्यान देने की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 3 स्तर हैं, एक के ऊपर एक, ठीक है। और नगर पालिकाओं में जो व्यवस्था है वो त्रिश्रेणी व्यवस्था है, यानी 3 तरह की नगर पालिकाएं हैं पैरेलल, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हायरार्की नहीं है, नगर पालिकाओं के केस में हायरार्की नहीं है, पद सोपान नहीं है। ग्राम स्तर पे जो ये है यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी हायरार्की है, पद सोपान क्रम है। ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत और उसके ऊपर नगर पंचायत, सॉरी जनपद पंचायत यानी जिला पंचायत, ठीक है बच्चों। नगर पालिकाओं की जो ये व्यवस्था की गई इसको देख लेते हैं। नगर पंचायत, इसके अलावा नगर पालिका परिषद, और सबसे बड़े जो नगर रहे उनमें आपका हो गया नगर निगम, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्लियर है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये त्रिस्तरीय सरकार को एस्टेब्लिश करता है। इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार यानी 3 स्तरों की सरकार को एस्टेब्लिश करता है और उसको संवैधानिक दर्जा देता है। तो ये जो है भारत के संविधान की 16वीं विशेषता है एम लक्ष्मीकांत बुक के अध्याय के हिसाब से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब 17वीं विशेषता देख लेते हैं। भारत के संविधान की 17वीं विशेषता यानी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव बॉडीज, कोऑपरेटिव बॉडीज या कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है बच्चों, सहकारी समितियां। भारत में शुरुआत से ही सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। 97वां संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसके अंतर्गत सहकारी समितियों को यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संविधान का दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में उनको स्थान दिया गया, ठीक है बच्चों। तो 97वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2011 में जो लाया गया था, उसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षण व सुरक्षा दी गई। क्लियर है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है दे दी गई, और इसके माध्यम से संविधान के कई हिस्सों में परिवर्तन किए गए। 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों के संदर्भ में भारत के संविधान के कई भागों में संशोधन किए गए, कुछ चीजें ऐड की गई। जैसे फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो आर्टिकल 19 में अगर आप 19(3) में जाओगे अगर, तो वहां आप देखोगे कि सहकारी समितियां बनाना मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां बनाना अब मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है बच्चों। जैसे यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना मौलिक अधिकार था, ठीक उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में 19(3) में अगर आप देखेंगे तो यूनियन फॉर्म करना, एसोसिएशन फॉर्म करना और कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना, इन तीनों को फॉर्म करना जो है मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है बच्चों। तो सहकारी समितियों को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया ये आप देख सकते हैं। सहकारी समितियां बनाना अब मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बन गया। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सहकारी समितियों से संबंधित एक परिवर्तन जो है वो डीपीएसपी चैप्टर में भी किया गया।
यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी चैप्टर में भी किया गया, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में भी किया गया। क्या किया गया? अनुच्छेद 43 ख जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 43 ख जोड़ दिया गया भारत के संविधान में। अनुच्छेद 43 ख यानी 43 बी जो है वो ऐड कर दिया गया। और इसके माध्यम से क्या प्रावधान किया गया कि राज्य जो है यानी इंडियन स्टेट वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देगा। यानी एक तरफ तो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया सहकारी समितियां स्थापित करना, और उसके साथ साथ राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान जोड़ दिया कि राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दे। क्लियर है बच्चों? तो ये काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत सहकारी समितियों के संबंध में। इसके अलावा एक पूरा अध्याय ही भारत के संविधान में जोड़ दिया गया सहकारी समितियों के नाम से। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम था सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव बॉडीज। और ये भारत के संविधान का बना भाग 9 है। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं, और भाग 9 ख में सहकारी समितियों को जोड़ दिया गया, ठीक है बच्चों। और भाग 9 ख में सहकारी समितियों से संबंधित अनेक प्रावधान हैं, अनेक अनुच्छेद हैं जो 243ZH से लेकर 243ZT तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अनुच्छेदों की शुरुआत यहां से होती है। 243ZH और 243ZT तक जो अनुच्छेद जाते हैं वो सहकारी समितियों से संबंधित हैं और भारत के संविधान के भाग 9 ख में उनको जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो अनुच्छेद जोड़े गए इनमें कई सारे प्रावधान किए गए जिससे कि भारत में सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव बॉडीज जो हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से, स्वायत्तता के साथ, कार्यकुशल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से और इकोनॉमिकली साउंड रहकर यानी आर्थिक रूप से मजबूत, सशक्त रहकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें, समाज में फंक्शन कर सकें। यानी कि ये जो अनुच्छेद हैं ये सभी अनुच्छेद जो है आपस में मिलकर सम्मिलित रूप से सहकारी समितियों को डेमोक्रेटिक, ऑटोनोमस, फाइनेंशियली साउंड, प्रोफेशनल बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ पे इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिकाओं को विधायन की शक्ति दी गई है। जैसे कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट सोसाइटी है यानी कोई सहकारी समिति ऐसी है जिसका कार्यक्षेत्र जो है वो कई राज्यों में फैला हुआ है, तो ऐसी जो समितियां हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो विधायन कार्य किया जाएगा वो करा जाएगा भारत की संसद के द्वारा। और इसके अलावा जो ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनका कार्यक्षेत्र जो है किसी एक राज्य विशेष तक ही सीमित है, तो उनको रेगुलेट यानी उनके विनियमन का जो कार्य किया जाएगा वो संबंधित राज्य की विधायिका के द्वारा किया जाएगा विधान बनाकर। ठीक है बच्चों, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में रेगुलेशन का कार्य जो है वो संसद करेगी विधान बनाकर और बाकी को देखेगी संबंधित राज्य की विधायिका विधान बनाकर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? तो कुल मिलाकर हमने 17 विशेषताएं देखी भारत के संविधान की, काफी अच्छे से सिस्टेमेटिक तरीके से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, और सभी के बारे में बेसिक बातें जानी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब देख लेते हैं संविधान की आलोचना। कुछ आधारों पर भारत के संविधान की आलोचना भी की गई है, तो आलोचना एक बार हम देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, संविधान की आलोचना की जा रही है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। किस किस आधार पर आलोचना की गई? एक ऐसे संविधान की आलोचना जिसके बारे में हम अभी इतना डिटेल में इतनी सारी विशेषताएं जो है पढ़ के हटे हैं, उसकी आलोचना भी की जा सकती है। कुछ आधारों पर उसकी आलोचना है।
ठीक है बच्चों। जैसे उधार का संविधान, भारत के संविधान को कहा जा रहा है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे उधार लिया गया है, उधार का संविधान। यानी कि कुछ कहीं से लिया, कुछ कहीं से लिया, और कुल मिला के जोड़ तोड़ के बना दिया गया संविधान, ऐसा ये लोग बोलते हैं जो भारत के संविधान को उधार का संविधान बोलते हैं। तो इस आलोचना का आधार क्या है ये देख लेते हैं। आलोचना के आधार क्या क्या हैं। एक तो ये है कि उधार का संविधान कहा जा रहा है, यानी बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों। इसके अलावा उधार की एक बोरी कहा जा रहा है, बैग ऑफ बोरोइंग्स, बैग ऑफ बोरोइंग्स, यानी उधार ली गई वस्तुओं, सिद्धांतों, संकल्पनाओं का बैग, बोरी। ठीक है बच्चों। तो उधार का संविधान कहा जा रहा है, उधार की बोरी कहा जा रहा है, जोड़ तोड़ कर बना दिया गया ये कहा जा रहा है। इसके अलावा हूबहू नकल भी कहा जा रहा है कि हूबहू नकल कर दी गई किसी दूसरे देश के संविधान की, या तो फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम की। ठीक है बच्चों। अब सभी बच्चे ये बताएं कि क्या आप सहमत हो कि भारत का संविधान जो है वो उधार का संविधान है। कौन कौन बच्चा सहमत है और कौन कौन बच्चा असहमत है, जल्दी बताइए कमेंट करके बच्चों। कौन बच्चा सहमत है कि भारत का संविधान उधार का संविधान है। ठीक है बच्चों, मैं ही बताता हूं। जब इस तरह के आरोप संविधान के ऊपर लगाए गए संविधान सभा में, नो सर, नो सर, मंजू निषाद, राज गौतम, धर्मेंद्र कुमार, रिंका जी कह रही हैं, रिंका जी सर, यस सर, सहमत हैं। ठीक है, देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में क्या कहना चाहते थे, उसके बाद अपने विचार आप जो है पुनर्विचार कर सकते हो या जैसे भी। ये सभी आलोचनाएं की गई संविधान सभा में भारत के संविधान की। ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि अब जब हम 1950 के आसपास या 1949 या 1948 में संविधान बना रहे हैं तो कुछ नया करने की स्थिति नहीं है। यानी पहला जो लिखित संविधान विश्व में बना था उसको 100 सालों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। उसके बाद अनेक देशों ने अपने संविधान को जो है लिखित रूप में तैयार किया है, इम्प्लीमेंट किया है। संविधान से संबंधित जितने भी मूल्य हो सकते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो किसी न किसी देश में किसी न किसी रूप में लागू हो रहे हैं। क्लियर है। संविधान का क्या स्कोप होना चाहिए ये भी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, मानक के रूप में तय हो चुका है। तो ऐसे में कुछ नया करना जो है वो संभव नहीं है। ये उन्होंने कहा, कुछ नया करना जो है वो संभव ही नहीं है। सब कुछ क्लियर है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है बच्चों। संविधान का विषय क्षेत्र यानी कि उसका स्कोप जो है वो तय हो चुका है। संविधान का स्कोप जो है लगभग तय ही हो चुका है, क्योंकि सैकड़ों सालों से अनेक देशों में संविधान जो है लाए गए, इंप्लीमेंट करे गए, लिखे गए। संविधान से संबंधित जो मूलभूत तथ्य हैं वो स्पष्ट हैं। ठीक है बच्चों। तो जब सब कुछ इतना स्पष्ट ही है, सब कुछ वैश्विक स्तर पर इंप्लीमेंट हो ही चुका है, तो फिर स्कोप कहाँ है, परिवर्तन क्या किया जा सकता है। तो उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि केवल दो चीजों की संभावना है। केवल जो है दो चीजों का स्कोप है, और वो हमने भारत के संविधान के संदर्भ में किया है। ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि केवल दो चीजें संभव हैं, वे दोनों ही चीजें हमने भारत के संविधान के केस में इंप्लीमेंट करी हैं। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो यह है कि वैश्विक स्तर पर यह एनालाइज किया जाए कि किसी देश ने अगर किसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को लागू किया है तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। यानी दूसरे देशों ने जो गलतियां की हैं वो भारत ना करे। कुछ भी ऐसा जो किसी देश में लागू किया गया जो वहां पर फेल हो गया, उसको भारत में इंप्लीमेंट नहीं करना है, भारत में नहीं लाना है।
यानी जो गलतियां की गई हैं, एरर्स की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के स्तर पर या कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के स्तर पर, उनको अवॉइड किया जाए। ठीक है बच्चों, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा काम था। तो ये एंश्योर किया भारत की संविधान सभा ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में। दूसरी जो चीज उन्होंने कही संभव है वो ये है कि किसी भी अगर कॉन्सेप्ट को भारत में लागू किया जाए तो भारत की परिस्थिति के अनुसार उसको ढाला जाए। पहले भारत की यूनिक कंडीशंस जो हैं, यूनिक कल्चर, यूनिक पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, यूनिक जो है सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो काफ़ी ज़्यादा है भारत का, काफ़ी बड़ा एरिया है भारत का, काफ़ी जनसंख्या है, निरक्षर जनसंख्या है थी उस समय। ठीक है बच्चों, तो भारत की परिस्थितियों के अनुसार ढाल के ही किसी इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा जाए। तो ये किया गया, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऐसा किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर निष्कर्ष ये है कि इन आरोपों को डॉक्टर अंबेडकर खारिज करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम संविधान बना रहे हैं जिस समय, वो समय इतना मतलब आगे बढ़ चुका है पहला संविधान बनने से, अगर देखें कि संविधान से संबंधित सब कुछ अवेलेबल है कहीं ना कहीं। तो हमें कुछ नया इन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस दूसरों को स्टडी करना है। जो उन्होंने गलतियां की हैं वो हमें अवॉइड करनी है, और जो हमें इम्प्लीमेंट करना है वो हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ढाल के परिवर्तित करके भारत में इम्प्लीमेंट करना है। ये दो ही चीजें संभव हैं और ये दोनों ही चीजें जो हैं इंश्योर करी गई हैं। तो ये कहना था डॉक्टर अंबेडकर का। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आरोप है, दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। यानी 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम जो ब्रिटिशर्स ने भारत में लागू किया था उसकी कार्बन कॉपी है, यानी उसे काफी ज्यादा कॉपी कर दिया गया है। तो ये इस आधार पर आलोचना की जाती है। आलोचना का आधार है क्या कि 1935 के अधिनियम की नकल है भारत का संविधान। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही उतार दिया गया भारत के संविधान में जैसा कि 1935 के अधिनियम में लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों, ये आरोप है। संविधान सभा के एक मेंबर ने तो कहा कि 1935 का जो अधिनियम है अगर इसमें हम वयस्क मताधिकार जोड़ दें तो इसका अर्थ है भारत का संविधान। यानी भारत के संविधान और 1935 के अधिनियम में बस एक ही फर्क है और वो है वयस्क मताधिकार का। ये बात किसी मेंबर ने बोली, भारत के संविधान सभा के किसी सदस्य ने बोली, और इन आधारों पर आलोचना करी उन्होंने भारत के संविधान की कि भारत का जो संविधान है वो तो अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी है। ठीक है बच्चों, अब इस पर फिर से भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने संविधान सभा में अपना जवाब दिया। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा ये देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा खासा हिस्सा हमने शामिल किया है 1935 के एक्ट का, 1935 के अधिनियम का अच्छा खासा हिस्सा जो है हमने शामिल किया है भारत के संविधान में। ठीक है बच्चों, 1935 के एक्ट का, 1935 के एक्ट का अच्छा खासा हिस्सा हमने भारत के संविधान में शामिल किया है, और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं कोई माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने किया है, हमने ऐसा किया है। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने कहा कि उधार लेने में शर्म की कोई बात नहीं है, उधार लेने में शर्म नहीं है। किसी ऐसी चीज को उधार लेना जिस पर किसी का पेटेंट नहीं है, ठीक है बच्चों, जिस पर किसी का पेटेंट नहीं है, ऐसी बौद्धिक संपदा को उधार लेना वो कोई ना तो शर्म की बात है और ना ही वो अपराध है। ठीक है बच्चों, मूल विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है।
संविधान के क्षेत्र में मूल विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है, ऐसा बोला डॉक्टर अंबेडकर ने। मूल विचारों मूल विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ऐसा बोला डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है बच्चों, यानी कि उन्होंने कहा कि हम कोई साहित्यिक चोरी नहीं कर रहे हैं, प्लेजरिज्म नहीं हम कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे हैं जिस पर किसी दूसरे का पेटेंट हो। मूल विचारों पर किसी की मोनोपोली नहीं होती, उधार लेने में कोई शर्म नहीं है, अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको उधार लिया जा सकता है। ठीक है बच्चों, और फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद भी हमने जो अधिकतर प्रावधान 1935 के अधिनियम के भारत के संविधान में शामिल किए हैं वो अधिकतर प्रशासनिक डिटेल्स से संबंधित हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स से संबंधित हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि अधिकतर जो है ना प्रशासनिक विवरण ही हैं जो हमने 1935 के एक्ट से भारत के संविधान में शामिल किए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी डॉक्टर अंबेडकर ने काफी स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दी कि इस आलोचना का भी कोई आधार नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी बताया गया। संविधान सभा के कई सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान को गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी बताया गया, यानी एंटी इंडियन। ठीक है बच्चों, संविधान सभा के कई सदस्यों ने भारत के संविधान की आलोचना इस आधार पर की कि उन्होंने भारत के संविधान को गैर भारतीय अथवा भारतीयता विरोधी भी बताया। और इस आलोचना का आधार क्या रहा, ये देख लेते हैं। इस आलोचना का आधार क्या रहा? इसका आधार ये रहा, उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं यानी राजनीतिक परंपराएं और स्पिरिट ऑफ इंडिया जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी स्पिरिट ऑफ इंडिया। भारत का संविधान भारत की परंपरागत राजनीतिक मान्यताओं या कहें कि राजनीतिक परंपराओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि स्पिरिट ऑफ इंडिया के सिंक में नहीं है, स्पिरिट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में है। अब स्पिरिट ऑफ इंडिया क्या है, ये तो एक सब्जेक्टिव सी बात है। जिसने ये वर्ड यूज किया उसके लिए स्पिरिट ऑफ इंडिया कुछ और है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए स्पिरिट ऑफ इंडिया कुछ दूसरी हो सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन कुल मिलाकर संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि ये हमारी राजनीतिक परंपराओं और स्पिरिट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसकी जो प्रकृति है भारत के संविधान की वो विदेशी है, विदेशी। भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो विदेशी है, और वो विदेशी इसलिए हो गई है उन्होंने कहा क्योंकि भारत के संविधान निर्माता जो है वो विदेश में पढ़े लिखे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कहा गया कि ये अनुपयुक्त है, मतलब भारत की परिस्थितियों के हिसाब से ये सही नहीं है और अकारण ही इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी ये इम्प्लीमेंट किए जाने के योग्य नहीं है। ये संविधान जो है वो लागू किए जाने के योग्य नहीं है और ये अनुपयुक्त है, यानी कि इसको अगर भारत में लागू किया जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं, ऐसा बोला गया। इसके अलावा कहा गया कि ये पश्चिम का दासत्व अनुकरण है, यानी कि दास की तरह हम लोग जो है गुलामों की तरह पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। पश्चिम की राजनीतिक विचारधाराओं को, राजनीतिक संकल्पनाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को हम भारत में लागू कर रहे हैं बिल्कुल दास की तरह, यानी कि पश्चिम का दासत्व अनुकरण कर रहे हैं हम लोग, दासत्व अनुकरण। ठीक है बच्चों, बहुत गंभीर गंभीर जो है आरोप लगाए गए संविधान के ऊपर। कहा गया कि पश्चिम का दासत्व अनुकरण कर रहे हैं हम लोग इस संविधान को बनाकर, इस तरह के संविधान को बनाकर और इसको लागू करके। ठीक है बच्चों,
बिल्कुल, संविधान की प्रकृति विदेशी है, ये आरोप लगाया गया। इसके अलावा भारत की मूलभूत आत्मा जो है उससे इसका कोई संबंध नहीं है, ये कहा गया। मूलभूत आत्मा यानी कि वही बात है, स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्पिरिट ऑफ इंडिया से इस संविधान का कोई संबंध नहीं है, ऐसे आरोप लगाए गए। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये देखा जाए कि ये लागू नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, ये तो बात पूरी तरह से निराधार साबित हुई है। संविधान लागू भी हुआ है, संविधान ने भारत को एक आधुनिक देश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है। राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को प्रसिद्धि दिलाई है, सम्मान दिलाया है, उसका उचित स्थान दिलाया है और आगे भी ऐसी ये भूमिका निभाता रहेगा। तो संविधान लागू भी हुआ, उसने सकारात्मक भूमिका भी निभाई। जिन जिन उद्देश्यों के लिए वो लाया गया था उनमें से अधिकतर उद्देश्यों को संविधान ने पूरा भी किया है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये सभी आलोचनाएं जो हैं इनमें से भी कई आधार जो है वो खारिज किए जा सकते हैं। कुल मिला के स्पिरिट ऑफ इंडिया के विरोध में था, ये बात तो वही बता सकता है व्यक्ति जो स्पिरिट ऑफ इंडिया की परिभाषा दे, क्योंकि स्पिरिट ऑफ इंडिया की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती, अलग अलग होती है सबके लिए। ये सब्जेक्टिव बात है, बस व्यक्तिनिष्ठ कॉन्सेप्ट है। तो स्पिरिट ऑफ इंडिया के बेस पे तो हम एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, राजनीतिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। किन राजनीतिक परंपराओं की बात वो व्यक्ति कर रहे थे जो इस आधार पर संविधान की आलोचना कर रहे थे, ये वही बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आगे बढ़ते हैं। तीसरी आलोचना देख ली आपने कि ये गैर भारतीय है अथवा भारतीयता विरोधी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीन और आधार हैं जिसके आधार पर भारत के संविधान की आलोचना करी जाती है। वो कौन कौन से आधार हैं? अन्य आलोचनाएं। एक तो है कि ये गांधीवाद से दूर है। फोर्थ नंबर की आलोचना ये है कि ये गांधीवाद से दूर है संविधान। यह संविधान जो है ये गांधीवादी विचारों और गांधीवादी सिद्धांतों, गांधीवादी मूल्यों से दूर है। ठीक है बच्चों, ऐसी बात कही गई। एक संविधान सभा के सदस्य हुए, उन्होंने तो ऐसा भी कहा कि ये संविधान गांधीवाद से उतना ही दूर है जितना दूर मैक्सिमम हो सकता था। ठीक है बच्चों, तो गांधीवाद से दूर होने का आरोप लगाया गया और इसकी वजह भी बताई गई। कुछ लोगों ने वजह बताई कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने गांधीवादी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, और इसके अलावा गांधीवादी जो मूल्य और विचारधारा सिद्धांत वगैरह थे, डॉक्टर अंबेडकर उनसे असहमत भी थे, रहा करते थे असहमत, सहमत नहीं होते थे। तो इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया गया यह संविधान जो है ये गांधीवाद से दूर है, ऐसा आरोप लगाया गया, ऐसा संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पांचवा आधार जिस पर इसकी आलोचना की जाती है संविधान की, वो है कि संविधान का विशाल आकार। संविधान का आकार काफी विशाल है, ये बात तो हम पहले भी एनालाइज कर चुके हैं। काफी बड़ा संविधान है। भारत के संविधान की विशेषताएं हम पढ़ रहे थे तो पहली विशेषता ही यही पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में कि भारत का संविधान जो है वो विश्व का विशालतम लिखित संविधान है। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर भी आलोचना की गई कि संविधान इतना विशाल नहीं होना चाहिए। यहां तक कहा गया कि उस समय जो संविधान सभा थी उसका जो आधिकारिक चिन्ह था वो था हाथी यानी एलिफेंट, और ये कहा गया कि हमारी संविधान सभा का आधिकारिक चिन्ह एलिफेंट है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होना चाहिए कि हमें एलिफेंटिक साइज का संविधान बना दें हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हाथी के विशाल आकार का संविधान जो है इसको बोला गया उस समय कुछ सदस्यों के द्वारा, और उन्होंने यही कहा कि ये इतना विशाल नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। इस आधार पर उन्होंने भारत के संविधान की आलोचना की। ठीक है बच्चों, सिक्स्थ नंबर की जो आलोचना है और उसका जो आधार है वो है कि वकीलों का स्वर्ग। कुछ लोगों ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। उन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा में वकील जो है वो काफी थे, वकीलों का प्रभुत्व था।
राजनेता भी थे जो वकालत की बैकग्राउंड थी जिनकी, ऐसे भी कई राजनेता थे। तो इसी वजह से ये जो संविधान का दस्तावेज है ये काफ़ी लीगलिस्टिक हो गया है, और इसकी भाषा जो है वो काफ़ी लीगलिस्टिक हो गई है, काफ़ी जटिल हो गई है, और ये दस्तावेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, काफ़ी कठिन। और इसकी वजह से मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। संविधान की भाषा इतनी लीगलिस्टिक हो गई है कि इसकी वजह से मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन प्रोसेस को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर आलोचना की गई कि वकीलों का स्वर्ग है भारत का संविधान। ठीक है बच्चों, संविधान का आकार बहुत विशाल है, एलिफेंटिक साइज का बन गया है भारत का संविधान। संविधान जो है गांधीवादी विचारों, गांधीवादी मूल्यों और गांधीवादी सिद्धांतों से बहुत ज्यादा दूर है। तो ठीक है बच्चों, हमने देखा कि 6 आधारों पर भारत के संविधान की आलोचना की गई है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आलोक पाल जी, ये आखिरी स्लाइड थी आज की क्लास की। आज की क्लास अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, और हमने भारत के संविधान की विशेषताएं जो अध्याय है वो हमने काफ़ी अच्छे से समाप्त किया। अगली क्लास में यानी कल हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है बच्चों, भारत के संविधान की प्रस्तावना ये हम कल पढ़ेंगे शाम को 8 बजे। इसी बीच में किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सर, नाइस सेशन। अनुराधा जी थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र, आकाश, सचिन, शिखा, रोशनी, सभी बच्चे, शिफा, आकृति, राधा, प्रीतम, आलोक, रेनू, थैंक यू आप सभी को बच्चों। गुड इवनिंग। नमित, रिंका, शिखा। ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़िए। जो पीडीएफ आपको अवेलेबल होती है उसको डाउनलोड कीजिए, उसके प्रिंट आउट निकालिए, चैप्टर को पढ़िए अपनी एम लक्ष्मीकांत बुक में से, और इसी तरह पढ़ते पढ़ते एक दिन हम लोग जो है सक्सेसफुली जो है एम लक्ष्मीकांत बुक को समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है आपके टिप्स पर होंगी, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे पॉलिटी से डील करने में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। भारत की संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे। और जो बच्चे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं, सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। RWS सिविल सर्विसेज चैनल पर ही मेरे द्वारा ही वो विश्लेषण किया जाएगा। हफ्ते में 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार शाम को 5 बजे। ठीक है बच्चे, तो आप वो क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, कल मिलते हैं।